मालवा की भूमि कहे जाने वाले रतलाम में गायत्री देवी अपने 2 बेटों मोहन और शिवम के साथ रहा करती थी। परिवार में पैसे की कहीं भी कोई कमी नहीं थी और इसके पीछे थी सख्त मिजाज गायत्री देवी, जिन्होंने सब कुछ अपने सीधे साधे पतिदेव राजेंद्र बाबू के खराब स्वास्थ्य के बाद भी बखूबी संभाला था। मोहन, तुमने अभी तक बाहर पेड़ों में पानी क्यों नहीं दिया और ना ही तुम सब्जी लेकर आए? माँ, मैं भूल गया, सफाई में इतना व्यस्त हो गया कि याद ही नहीं रहा। अभी मैं जाता हूँ, पहले सब्जी लेकर आता हूँ, क्योंकि आपकी और पापा जी की दवाई का टाइम भी हो रहा है ना। आपको टाइम पर खाना मिलना भी जरूरी है। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान, पता नहीं। चलो जाओ, जल्दी से लेकर आओ। तभी वहां गायत्री देवी का छोटा बेटा शिवम आता है। माँ, मैं वो दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ, जरा 20,000 देना। अभी देती हूँ बेटा, जरा रुक जा, पहले ये मोहन को सामान बता दूं। अच्छा भैया, क्या सामान लेने जा रहे हैं बाजार? वही सब सब्जियां, फ्रूट्स, थोड़ा बहुत राशन। अच्छा, तो मेरे लिए ना आधा किलो पनीर और स्प्राउट्स का सामान ले आना। मैंने अब फिर से जिम शुरू कर दिए ना। अच्छा मेरे भाई, फिर से जिम जाने लगा है, ये तो बढ़िया बात है। अभी तेरे दिन है खाने पीने के। ठीक है, मैं लेते आऊंगा। माँ, वो मुझे 500 रुपए दे देना, सारा सामान लाना है ना। 500 रुपए क्यों? कल ही तो 1000 दिए थे ना, वो कहाँ गए? उनका कोई हिसाब नहीं दिया तुमने? वो अच्छा माँ, मैं भूल गया। मोहन अपनी जेब से हिसाब के पर्चे निकाल कर देता है। ये रहे सारे सामान के बिल। ठीक है, इनको चेक करने के बाद मैं तुम्हें आज के सामान के पैसे देती हूँ। अच्छा शिवम, तुम्हें 20,000 चाहिए ना? ये लो, एटीएम निकाल कर मुझे वापस कर देना। हाँ, ये देखकर आपको भी कुछ अटपटा लगा ना? क्योंकि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। लेकिन अभी तक इस घर में कोई नहीं है जिसने इसके लिए आवाज उठाई हो। माँ, वो मैं आज इंदौर जाना चाहता हूँ, जहाँ 56 के मार्केट के पास ना एक कवि सम्मेलन हो रहा है। मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मेरा बड़ा ही मन है माँ। अरे क्या जरूरत है? सारे दोस्त अगर कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या? वहां जाने पर खर्चा नहीं होगा। माँ, जाने दो ना, मेरा बड़ा ही मन है। मैं अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में जाऊंगा, वहां कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चले जाओ, पर समय से आ जाना, क्योंकि शाम को खाना कौन बनाएगा फिर? हाँ माँ। मोहन अपने दोस्तों के साथ इंदौर के 56 मार्केट चला जाता है। उसे आने में देर हो जाती है। इधर गायत्री देवी के भाई रंजित भी घर आ जाते हैं। अरे कैसी हो बहन, तुमने याद ही नहीं किया तो मैं चला आया तुम्हारे पास। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम सबको मेरी याद कब आती है। बताओ क्या काम है? दीदी, पहले तो बड़ी जोर की भूख लग रही है, खाने में क्या बना है? अरे आज वो मोहन जाने कहाँ मर गया, आएगा तभी तो खाना बनेगा। कहाँ चला गया? अरे आज इंदौर गया अपने दोस्तों के साथ, बोला था समय से आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ दीदी, इसकी शादी करा दो कोई लड़की देखकर। अभी तो इसकी उम्र भी है, एक से भले तो जाएंगे काम के लिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन कहाँ से लाओ लड़की? और कहीं टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो अपना सारा खेल खराब हो जाएगा। अरे दीदी, अपने गांव में इतनी सारी लड़कियां हैं, आपने कैसे सोच लिया कि कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी? मैं तो कहता हूँ अपने गांव के नंदू की लड़की है ना पारो, बिल्कुल ठीक रहेगी मोहन के लिए। तो फिर चलाओ ना बात। वैसे भी नंदू के पास खाने को रोटी नहीं है, उसे क्या हर्ज होगा इस घर में अपनी लड़की देने में। ठीक है, मैं कल ही बात करता हूँ। फिर एक दिन, देख मोहन, तेरे लिए ये लड़की पसंद की है, ठीक है? अगर आपने और मामा जी ने पसंद की है तो बढ़िया ही होगी माँ, लेकिन मैं ना शादी नहीं करना चाहता। अरे एक बार फोटो तो देख ले। अब मेरे से बिना ये घर गृहस्थी नहीं संभाली जाती, घर में एक बहू का होना बहुत जरूरी है। मोहन पारो का फोटो देखता है और एक बार देखते ही उसे पारो भा जाती है। कुछ समय बाद पारो और मोहन की शादी करा दी जाती है, शादी की पहली रात। अब आराम से बैठ जाइए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कितने अच्छे हैं, मुझे तो लगा था मैं इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी, पता नहीं घर के लोग कैसे होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा आप भी सो जाओ और मैं भी सोता हूँ, नहीं तो माँ बहुत नाराज होगी ना, कल सुबह उठकर बहुत काम करना है। मोहन के मुंह से ये सारी बातें पारो को कुछ अटपटी तो लग रही थी, लेकिन फिर ज्यादा दिमाग न चलाते वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पारो की आंख खुलती है, सूरज सर पर चढ़ चुका था। मैं तो सोती रह गई, लेकिन मेरे पतिदेव कहाँ गए? हाँ, शायद ऑफिस निकल गए होंगे। चलो मैं भी नहा धोकर नीचे जाती हूँ।
पारो फटाफट से तैयार होकर नीचे जाती है और देखती है कि मोहन सबको चाय और टोस्ट सर्व कर रहा है। अरे ये तो यहाँ है, बड़ी अच्छी आदत इनकी, लाओ मैं इनकी मदद करवा देती हूँ। लाइए ये मुझे दीजिए और आप बैठकर आराम से चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे आदत है, हर रोज का काम है ना, आप बैठ जाओ, मैं लेकर आता हूँ चाय। अरे वो कर लेगा पारो, तुम यहाँ बैठो और बताओ नाश्ते में क्या खाओगे, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? मम्मी जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पारो को अपने पति मोहन को इस तरह काम करते हुए देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। ऐसे ही करते हुए 2-3 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अच्छा जी आप एक बात बताइए मुझे, आप ऑफिस नहीं जाते क्या? मोहन बड़े ही जोर से हंसता है। तुमसे किसने कह दिया मैं ऑफिस जाता हूँ? अरे पारो, मैं तो ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो फिर इस घर का इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालता है? वो संभालने के लिए मेरी माँ और मेरा छोटा भाई है ना। अच्छा, लेकिन माँ ने तो शादी के वक्त मेरे मम्मी पापा को कहा था कि आप ही पूरा बिजनेस संभालते हैं। अच्छा, लेकिन ये सच नहीं है पारो। अब तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, और माँ ने ऐसा क्यों कहा ये तो मैं भी नहीं जानता। मोहन का ये भोलापन पारो को अब परेशान करने लगा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इस झूठ के पीछे। फिर किसी दिन, सुनो पारो, हम सब एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम सबका ध्यान रखना। और हाँ, आज वो ना पापा की नर्स नहीं आएगी, मैंने उनकी सारी दवाई वहीं रख दी है, उनको दे देना। और हाँ, ध्यान से समय पर देना, कोई भी दवाई अदल बदल के मत दे देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मोहन जी भी तो घर पर है, अगर मुझे कुछ दिक्कत आई तो मैं इनसे पूछ कर दे दूंगी। भाभी आप भी ना कमाल करती हैं। भैया अगर इतना ही पढ़े लिखे होते हैं तो फिर मम्मी और मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अब आप खुद ही देखो ना, भैया तो पूरा दिन घर पर पड़े रहते हैं, मुझे और मम्मी को ही सारा काम करना पड़ता है। अच्छा भैया, ये मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मोहन जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है? आज के जमाने में ऐसा कहाँ होता है कि कोई पढ़ा लिखा ना हो। एक तरफ भैया इतने पढ़े लिखे हैं, फिर ये, चलो पहले पापा जी को टाइम से दवाई दे देती हूँ। पारो जो शादी के बाद एक बार छूने के अलावा आज तक कभी भी उस कमरे में नहीं गई थी, आज पहली बार अपने ससुर जी यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी के कमरे में जाती है। पापा जी तो भी सो रहे हैं, लेकिन उनकी दवाई का समय हो गया है। अगर मैंने समय से दवाई नहीं दी तो मां नाराज हो जाएंगी। पारो ससुर जी को जगाती है। उसे अपने कमरे में देख ससुर जी चौंक जाते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। अरे पापा जी, आप आराम से उठिए, नहीं तो मैं आपको लेटे लेटे ही दवाई दे देती हूँ। आज बहुत अच्छा लगा तो मेरे कमरे में आई, वरना मैं अकेले अकेले बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। तो पापा जी बाहर चलिए ना, आपको अच्छा लगेगा, आइए आप। नहीं बेटा, मैं ऐसे अकेले उठ नहीं सकता, और बाहर जाकर भी क्या करूंगा जब कोई बोलने वाला ही नहीं। रुकिए, मैं मोहन जी को आवाज लगाती हूँ, वो आपको बाहर तक उठा कर ले आएंगे। पारो और मोहन दोनों राजेंद्र जी को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर तक लाते हैं। कुछ ही देर में गायत्री देवी और शिवम आ जाते हैं, जो राजेंद्र जी को बाहर देखकर भड़क जाते हैं। अरे आज इनको बाहर कौन लाया? किसकी हिम्मत हुई इनको बाहर लाने की? भैया मैं लाई इनको। क्यों, क्या हुआ, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? लेकिन आप इन्हें बाहर क्यों लेकर आई? ऐसी क्या परेशानी आ रही थी इनको अंदर लेटने में? वो मुझे अंदर छोड़ाओ। हाँ, अंदर ही जाइए और जाकर लेटिए, यहाँ क्या बैठना है। पारो शिवम और गायत्री का ये रूप देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर ये माजरा क्या है। पारो ने गायत्री जी के गुस्से के कारण उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। शाम को पारो मोहन से पूछती है, आप मुझे शादी के बाद कहीं घुमाने नहीं ले गए? आजकल तो लोग हनीमून पर देश छोड़िए विदेश जाने लगे हैं। अब तो मेरी सहेलियां भी मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी शादी को महीना भर होने को आया लेकिन तुम कहीं घूमने नहीं गई। मोहन जोर से हंसता है। अरे पारो, तुम भी ना, मैं कहाँ ले जाऊंगा तुमको? आप कहीं भी ले चलो, मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी। मैंने कभी कुछ भी नहीं घूमा। शादी से पहले अम्मा पिताजी से कहती थी तो वो कहते थे कि तुम शादी के बाद अपने पति के साथ ही कहीं जाना। अच्छा चलो बताओ, कहाँ घूमने जाना है? मैं माँ से बात करता हूँ। लेकिन माँ से क्यों? आप खुद अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले जा सकते क्या? पारो, मैं कभी भी बाहर नहीं गया हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि सारी बातों को समझ सकूं, जैसे कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है, कैसे वो वीजा, पासपोर्ट,
ये सब मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने ना बस 5वीं तक पढ़ाई की है। माँ मुझे डर के कारण ही कहीं बाहर भेजती नहीं है। लेकिन आपने पढ़ाई क्यों नहीं की मोहन जी? पारो के मुंह से ये सवाल सुनकर मोहन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। अगले दिन मोहन सबको नाश्ता बनाकर खिला रहा होता है, तभी गायत्री देवी से पूछता है, माँ मैं पारो के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकता हूँ क्या? उसका बड़ा ही मन है। क्या पारो, इधर देखो जरा, तुम्हें तो शहर आते ही पर लग गए। अब तुम्हें अपने पति के साथ घूमने जाना है? हमने अपने मोहन की शादी इसलिए तुमसे की कि मेरा बेटा सीधा साधा है तो तुम उसका साथ निभा सको, लेकिन तुम तो अलग ही रंग दिखा रही हो। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। तभी दरवाजे पर रंजीत के आने की दस्तक होती है। तो फिर कैसी बात है बहू रानी? आइए ना मामा जी, बैठिए। और दीदी कैसी हो? बड़े दिन हो गए, आपने याद नहीं किया। कब मैं मोहन की शादी में घर आया था तब से आप मुझे भूल ही गई है। अरे मामा जी, हमारी भाभी श्री का कहना है कि वो भैया के साथ अकेले घूमने जाना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई बहू पारो, अपने पति मोहन से पूछो, वो कभी सब्जी मंडी के आगे वाली गली तक भी अकेले गया है क्या? और तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है पारो रानी, नहीं तो तुम्हें सीधे तुम्हारे पिताजी के घर पहुंचा दिया जाएगा। रंजीत के मुंह से ये बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोहन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुस्कुराकर रह जाता है। लेकिन पारो को मोहन के मामा रंजीत की ये बात तीर की तरह चुभ जाती है और वो अब ठान लेती है कि वो अपने पति को उचित सम्मान दिलाकर रहेगी। अब वो सबकी नजरें बचाकर कभी कभी राजेंद्र जी के कमरे में भी जाती थी। मोहन जी, आज हमने ये लड्डू बनाए हैं, एक लड्डू पापा जी को भी दे आइए ना, उनका भी मुंह मीठा हो जाएगा। नहीं नहीं पारो, अब रहने दो, अगर कहीं किसी ने देख लिया ना तो तांडव हो जाएगा घर में। आप बिना बहुत डरते हैं, रुकिए मैं देकर आती हूँ। पारो धीरे से पैर दबाकर राजेंद्र जी के कमरे में जाकर राजेंद्र जी को लड्डू खिलाकर आती है। वो बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और पता नहीं क्यों राजेंद्र जी की आंखों में उसी का अपनापन दिखाई देता है। एक दिन, भैया वो फैक्ट्री वाली फाइल कहाँ है जो उस दिन मैंने आपको रखने के लिए दी थी? शिवम, वो तो मैंने उसी दिन तुम्हारी अलमारी में रख दी थी, मुझे मिल नहीं रही है। जरा लाकर फटाफट यहाँ मेरे हाथ पर रखो। आपसे ना एक काम ठीक से नहीं होता, ज्यादा की क्या उम्मीद रखूं आपसे। अरे एक नंबर का निकम्मा है ये, गधे जैसी मोटी चमड़ी हो चुकी है, इसकी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रुको रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोहन फाइल ढूंढ कर लाता है और शिवम के हाथ पर रख देता है। ये सारी बातचीत पारो वहीं सब्जी काटते हुए बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। लो चलो फटाफट यहाँ साइन कर दो और ये फाइल वहीं जाकर रख देना, नहीं तो यहीं कहीं पड़े हुए छोड़ दोगे। मोहन बिना कुछ पढ़े वहां साइन कर देता है और फाइल को उसी अलमारी में जाकर रख देता है। फिर रात में सोते समय पारो अपने मन की बात मोहन से कहती है, आपके छोटे भाई आपको इस तरह बेइज्जत करते हैं, आपको कभी बुरा नहीं लगता क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा भाई मेरी जान है, मेरा कितना ख्याल रखता है। देखो ना कितने अच्छे से पूरा बिजनेस संभाल रहा है और मैं आराम से घर पर रहता हूँ। हाँ, लेकिन माँ भी आपको ही हमेशा भला बुरा कहती है, कभी शिवम भैया को कहते नहीं देखा मैंने। वो मेरी माँ है पारो, मुझसे कैसे भी बात करे, तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझी? पारो बिना कुछ कहे सो जाती है। अब उसके दिमाग पर एक ही फितूर चढ़ चुका था, आखिर वो कौन सा राज है जो उससे छिपाया जा रहा है। इधर गायत्री देवी पारो को अपनी बातों के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पारो अपने पति को ही सर्वोपरि मानती थी। एक दिन रसोई घर में कुछ काम कर रही थी, तभी मामा रंजीत की आवाज उसके कानों में सुनाई देती है। पारो, जरा हम सबके लिए एक बढ़िया से चाय बनाकर लाओ। नहीं नहीं भाभी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मेरे लिए प्रोटीन शेक बना देना और सबसे पहले सलाद काट कर दे जाओ। अब ज्यादा कोई काम तो रसोई में बचा है नहीं, तो लगे हाथ चाय के साथ खाने के लिए कुछ पकौड़े भी तल लेना। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर वो रसोई में आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले सलाद काटकर देवर जी को दे आती हूँ, फिर बाद में बाकी की चीजें तैयार करती हूँ। जैसे ही पारो शिवम के लिए सलाद लेकर जाती है, वैसे ही बड़े जोर से चल रही बातचीत रुक जाती है और सब एकदम शांत हो जाते हैं। बड़ी जल्दी बन गया बहू। नहीं मम्मी जी, पहले भैया का सलाद देने आई हूँ, उन्होंने कहा था कि पहले सलाद दे जाना, इसलिए। ठीक है ठीक है,
लेकिन किसी के कमरे में जाने से पहले जरा खटखटाया तो करो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर पारो बाहर आ जाती है। ऐसी क्या बातें चल रही है जो इन सबके चेहरे के रंग मुझे देखकर उड़ गए? कोई तो बात जरूर है। आज मैं किसी भी हाल में पता करके रहूंगी। और ये मुझे गांव की गंवार समझते हैं ना। अब देखिए ये गंवार क्या करती है। थोड़ी ही देर में पारो सब रेडी करके कमरे के दरवाजे पर बड़े ही दबे पांव पहुंच जाती है। उस अनपढ़ से तुमने ठीक से साइन करवा लिया कि नहीं? नहीं तो मालूम पड़े पिछली बार की तरह गड़बड़ की। अरे मामाश्री बिल्कुल, इस बार का प्लान फेल नहीं होने दूंगा। साइन मैंने ही करवा लिए। अब बस आगे के प्लान पर अमल होना बाकी है। मतलब अब मेरी सालों की मेहनत का फल मुझे मिलेगा। इस कोठी पर मेरा ही राज होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। बस माँ, एक दिन सुबह आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री में आग लगी है और आपको बस आंसू बहाने की एक्टिंग करनी है। इंश्योरेंस के बदले मुझे 5 करोड़ का मुआवजा मिल जाएगा और फैक्ट्री की जमीन तो मेरी हो ही गई। बस परफेक्ट है प्लान एकदम। फिर आपका प्यारा बेटा मोहन और पारो घर के बाहर। ये सब सुनकर पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, वो भी हमारी ही आंखों के सामने। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। रात में पारो मोहन को सारी बात बताती है। मोहन पारो को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और बाहर सबके सामने खींचकर ले जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के लिए ऐसा बोलने की? हाँ, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। ये मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उसे मुझे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया है। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। फिर नई माँ के आने के कुछ दिन बाद ही पिताजी बीमार रहने लगे। फिर भी गायत्री माँ ने मुझे संभाला। गायत्री, रंजीत और शिवम मोहन के मुंह से अचानक ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। ठीक है, तो भैया को कहिए कि वो फाइल लेकर आए और सबको दिखाए। किस फाइल की बात कर रही हैं आप? वही फाइल जिस पर आपने उस दिन साइन करवाए थे। शिवम एकदम शांत हो जाता है। कोई बात नहीं, वो आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरे पास है भैया, और वकील साहब भी अभी आते ही होंगे। वकील साहब के आते ही पारो सबके सामने फोन रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसे सुनकर राजेंद्र जी भी अंदर कमरे से बहुत तेज आवाज लगाते हैं, जिसे सुनकर पारो उन्हें भी व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले आती है। बहू, आज तूने जो किया है वो मुझे सालों पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया और फिर बीमार रहने लगा। क्या माँ, आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तो आपको अपनी सगी माँ से भी बढ़कर माना था। और भाई तू भी। इतना कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। ये घर, जमीन सब आपके लिए मायने रखते होंगे। मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरी मांग का सिंदूर सदा सदा के लिए बना रहे, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोगों पर मैं रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर सकती कि आप इन्हें कभी जहर भी देते। नहीं बहू, हमें अपनी गलती का एहसास है। आज मैं सबके सामने मोहन से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं मम्मी जी, मेरे पति ने जो जीवन भर से अपमान सहा है, उसका हर्जाना आप सबको देना ही होगा। अब आप लोग आराम से अपना सामान पैक कीजिए और इस घर से निकल जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करूं। बिल्कुल, अब मैं भी आप लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। उनको घर से विदा करने के बाद पारो राजेंद्र जी को शहर के बढ़िया डॉक्टर को दिखाती है। तब पता चलता है कि उन्हें सालों से गलत दवाइयां दी जा रही थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बाद में राजेंद्र जी, मोहन और पारो खुशी खुशी अपनी दुनिया में रहते हैं। कृतिका अपने पति राजीव और सास गीता के साथ रहती है। उसकी एक बुरी आदत होती है कि वो अपनी हर चीज का अपडेट सोशल मीडिया पर डालती रहती थी। अरे कृतिका, क्या कर रही है? सुबह से नाश्ता भी नहीं बनाया। टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही हूँ माँ जी। उसको सब जगह अपलोड भी तो करना है ना। फेसबुक पर और इंस्टा पर भी ये वीडियो डालूंगी तो लोग मुझे फॉलो करने लगेंगे। अरे छोड़ो ये सब, इन सब से पेट थोड़ी ना भरेगा। ऐसे तो मैं ना वीडियो बना पाऊंगी और ना ही उसको फेसबुक और इंस्टा पर डाल सकूंगी। कुछ तो करना होगा। अगले दिन, अजय सुनते हो, मेरी वो दोस्त है ना सुनैना, वो अस्पताल में है। मुझे उसको मिलने जाना है।
कृतिका का पति फोन में बिजी होता है। अजी कहाँ फोन में बिजी हो, सुनो तो। फोन सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए भी होता है कृतिका। वो कैसे? देखो, ये फन अर्न ऐप है जहां बस 1 मिनट में गेम खेल कर पैसे डबल कर सकते हो और हजारों लाखों कमा सकते हो। पर जीते हुए पैसे मिलेंगे कैसे? जीते हुए पैसे सेकंड्स में आपके पेटीएम वॉलेट में। अभी डाउनलोड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लो और जीतो। इतना कहकर कृतिका मॉल में वीडियो बनाने चली जाती है। आदत से मजबूर कृतिका मॉल में घुसते ही फेसबुक पर चेक इन का अपडेट डाल देती है, जिसे उसका पति देख लेता है और वो वहां पहुंच जाता है। अरे कृतिका, तुमने तो कहा था कि तुम हॉस्पिटल जाने वाली हो, फिर यहाँ कैसे? वो मुझे माफ कर दो। कृतिका को सोशल मीडिया की बुरी आदत हो चुकी होती है। पति और सास के बार बार समझाने के बावजूद भी वो रोज अपडेट डालती रहती है। तुमको पता भी है, जिस तरह से तुम सब कुछ सोशल मीडिया पर डालती रहती हो, उससे कोई भी ये जान सकता है कि तुम किस वक्त कहाँ और किसके साथ हो। अरे तो क्या हुआ, उससे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। सब बड़े लोग भी तो वही करते हैं। अरे उनके जीवन में और हमारे जीवन में अंतर होता है कृतिका। अरे छोड़ो बेटा, किसको समझा रहे हो? इसका बस चले तो खाने में भी दिन भर टिकटॉक के वीडियोस ही बनाए। ऐसी भी कोई बात नहीं है, सब कुछ तो करती हूँ मैं। अरे छोड़ो भी, मुंह मत खुलवाओ। कृतिका पर सास और पति की सीख का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन वो अपने पति के साथ शहर के बाहर वाले पहाड़ी के मंदिर में दर्शन करने जाती है और आदत के अनुसार वो वहां पर जाकर भी चेक इन डाल देती है। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। आप साइड हो जाइए ना, मैं फेसबुक पर लाइव जाने वाली हूँ। क्या जरूरत है लाइव जाने की? अरे जगह का आनंद लो ना कृतिका। कृतिका अपने पति की एक नहीं सुनती और पेज पर लाइव चली जाती है। देखो कितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, देखो तो जरा। बंद करो ये सब, सबको क्यों बताना हम दोनों यहाँ हैं? आप तो बस मुझसे ही चिढ़ते रहो, ये नहीं देख रहे कि मेरे कितने फॉलोवर्स हैं। दोनों पहाड़ी पर घूम ही रहे होते हैं कि आसपास के 3-4 लड़के मुंह पर कपड़ा लगाकर वहां पहुंच जाते हैं। चुपचाप अपनी सोने की चेन और घड़ी उतारो। और वो चाकू दिखाता है। हाँ, कर रहा हूँ। और तुम्हारे पर्स में भी जितने पैसे हैं निकाल के बाहर रख दो। अरे ऐसा मत करो ना हमारे साथ। अरे क्यों ना करे मैडम जी, आपने ही तो पेज पर लाइव जाके हमें बता दिया कि आज आप यहाँ हैं। हम तो पेज के फॉलोवर्स हैं। आप सब ले लो, बस हम दोनों को छोड़ दो। वो लड़के उनका कीमती सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और कृतिका जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, हर बात को अपडेट नहीं किया जाता। अब कभी नहीं करूंगी दोबारा ऐसा, अपनी हर गलती सुधार लूंगी। कोई बात नहीं कृतिका, तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जो न जाने कितने ही युवक युवतियों के साथ होती है। वो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर शादी, माँ बाप के आगे उनका प्यार हार ही जाता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो डटे रहते हैं और अंत में चलिए जानते हैं। एक ऐसी कहानी देखेंगे हम ऋषि की। एक दिन ऋषि के घर। बेटा ऋषि, तेरे लिए रिश्ते की ऐड डालनी थी पेपर में, जरा बता तो क्या लिखे। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं श्वेता से प्यार करता हूँ और क्या? चली गई है वो बेटा, अब उसका ख्याल निकाल दे दिमाग से। नहीं माँ, इस जन्म में तो नहीं। तो क्या सारी उम्र ऐसे ही अकेले रहेगा? अरे उसे तेरे पैसों पर ऐश करनी थी, वरना यूं छोड़ के जाती वो। खैर, हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं एंड दैट्स फाइनल।
मैं शादी नहीं करूंगा बस। देखते हैं बेटा, मैं भी माँ हूँ तेरी, शादी तो करवा के रहूंगी। ऋषि पूरा दिन काम करता और छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता। ये देखकर उसके माता पिता चिंता करने लग गए कि उसकी आगे की जिंदगी का क्या। फिर एक दिन, ऋषि सुन, कल तैयार हो जाना, तुम्हें कॉफी शॉप जाना है। क्यों? कल कौन आ रहा है? तेरे लिए लड़की देखी है छोटे, अब घोड़ी चढ़ने का टाइम आ गया है। मैं नहीं करूंगा शादी, आप सब मुझे छोड़ दीजिए। देख ऋषि, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि तेरा दिल टूटा हुआ है, पर हम ऐसे ही नहीं जी सकते ना। अच्छा तू एक काम कर, तू shaadikarlo.com डाउनलोड कर और उधर किसी से बात कर। अरे पर तू ट्राई तो कर, क्या पता तेरा काम बन जाए। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तेरी भाभी बोल रही है बाहर लेकर चलो, फ्राइडे नाइट है ना तो सब चले। ठीक है भैया, चलते हैं। सब बाहर जाते हैं, जहाँ ऋषि देखता है कि मम्मी पापा और भाई भाभी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्हें देखकर, यार ये सब कितने खुश लग रहे हैं। काश मेरे पास भी कोई होता जिससे मैं भी बातें करता, अपना कह सकता उससे। और उस रात ऋषि ने shaadikarlo.com ऐप डाउनलोड किया। उसने अपना प्रोफाइल बनाया और बस शुरू हो गया सिलसिला राइट स्वाइप का। शुरू में तो उसे वो ऐप पे रहना अजीब लग रहा था, पर फिर उसकी नज़र पड़ी एक प्रोफाइल पर। वो लड़की काफ़ी प्यारी थी और उसके चेहरे की मासूमियत से वो उसे बात करना चाहता था। मेरा नाम ऋषि है। और मेरा मीना कुमारी है? अरे स्टूपिड, दिख रहा है तुम्हारा नाम, मेरा भी दिख रहा होगा ना। हाँ सॉरी, वो पहली बार इस ऐप पे किसी से बात कर रहा हूँ ना। हाँ सच में? मैं भी। तो तुम्हें क्या क्वालिटीज़ चाहिए अपने फ्यूचर साथी में? जो मेरे लिए स्टैंड ले सके, जो सब सच बोले और जो मुझसे प्यार करे। और अच्छा बस बस समझ गया मैं, काफ़ी कुछ चाहिए तुम्हें। काफ़ी नहीं, बस वो जो मेरे लिए स्टैंड ले, जो कभी अपनी बातों से पीछे ना हटे। अच्छा ऐसा है तो चड्ढा जी, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? ज़रूर, पर उसके लिए मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। हाँ, डेट के लिए पापा को? जस्ट जोकिंग, पर मुझे खाना खाना ज़्यादा पसंद है, तो पहले लंच फिर कॉफ़ी। परफेक्ट, कल 2 बजे तुम्हारे घर के बाहर मिलता हूँ तुम्हें। और चले जाते हैं ऋषि और राधिका डेट पर। काफ़ी बातें होती है, जहाँ ऋषि अपने अतीत के बारे में बताता है, वहीं राधिका अपने काम के स्ट्रेस के बारे में और कलीग से हुए किस्सों के बारे में बताकर हंसती है। उसकी बातें सुनकर और उसकी हंसी से ऋषि पिघल जाता है। वहीं ऋषि की ऑनेस्टी और शांत स्वभाव देखकर कहीं ना कहीं राधिका के दिल में भी उसके लिए पहली मुलाकात में एक अलग जगह बन जाती है। कुछ दिन बाद ऋषि के घर। बेटा, मैंने कितनी बार कहा है, हम अपनी बिरादरी के बाहर की लड़की से ब्याहते नहीं है। तू छोड़ दे अपनी रट उस पंजाबन की। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। मेरी तो वट्टी पंजाबनी होगी। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब शादी नहीं कर रहा था तो दिक्कत थी, अब कर रहा हूँ तो भी दिक्कत है। सुन ऋषि, हर बार तेरी जिद नहीं चलेगी और हम नहीं जानते कौन है ये लड़की, कहाँ से है, क्या खानदान है। बस शहर में रहती है और जॉब करती है, उससे क्या होगा? माँ एक बार उससे बात तो कर लो, फिर डिसाइड करना। अच्छा ठीक है, लगा फ़ोन, उसे बात करते हैं। ऋषि की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत राधिका को वीडियो कॉल किया। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, तो तुम हो वो लड़की? तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से ऋषि सब काम धाम छोड़कर बस तुम्हारे साथ बातें करता रहता है। ये कोई तरीका हुआ है कि लड़का काम ही छोड़कर घर पे बैठ जाए? आंटी सॉरी अगर वो ऐसा कर रहा है, मैं बात करती हूँ ना उससे। अच्छा, मेरे बेटे से तू कल की आई छोकरी बात करेगी? अभी से ही अपने वश में करेगी उसे? तुझे पता है, जब उसने तेरे बारे में बताया तब मेरे मंदिर में एक मूर्ति गिर गई। कितना बड़ा अपशगुन है जानती है? मैंने तो तभी ही सोच लिया था कि ये लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। और तू तो 29 साल की है,
तुम्हारे माँ बाप को शादी की चिंता नहीं है क्या, जो तुम अफेयर चला रही हो यहाँ मेरे बेटे के साथ? कान खोल के सुन लो, ये शादी नहीं होगी, ना आज ना कल। इस लड़के के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ अपने लिए अपनी बिरादरी का लड़का ढूंढ के उससे शादी करो, ठीक है? क्योंकि इस जन्म में तो ऋषि और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे खुश मिजाज राधिका की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोल पड़ी, आंटी जी आप प्लीज़ मान जाइए, आपकी हर बात मानूंगी मैं जॉब छोड़ दूंगी, जो जैसा कहेंगी सब मानूंगी। मेरे मम्मी डैडी को भी बोल दूंगी कि आपसे कुछ ना कहे कभी भी। प्लीज़ आंटी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज़ मान जाइए। ये नहीं होगा बेटा, ऋषि के लिए मैं खुद लड़की ढूंढूंगी और उसकी शादी उसी से होगी। अगर आपका ये फैसला है तो ठीक है, आप ऋषि की शादी करवा देना जिससे भी करवानी है। मैं ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार करूंगी और किसी और की तरफ देखूंगी भी नहीं। ऐसी गंदी बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बताऊं तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में? जी ज़रूर, मैं उनसे इस बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ। कैसी बेशरम लड़की है ये। मैं तो नहीं करवाऊंगी ऋषि से तुम्हारी शादी, बस ये याद रखना। जी ज़रूर, आपकी बात सर आंखों पर मेरी बात भी याद रखिएगा। मैं भी यही हूँ और ऋषि का इंतज़ार करूँगी। वो मूव ऑन कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, पर मैं तो यहीं रहूँगी। प्रणाम आंटी जी। रीना बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देती है। इतने में ऋषि के पिता आते हैं। ये सब क्या चल रहा है घर में? यहाँ इतना शोर कभी नहीं हुआ है, क्या हो रहा है अचानक? अरे अब आप ही बताइए, ये लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़कर मुझसे झगड़ा कर रहा है। ऋषि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जैसा होनहार लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है, अपनी माँ से लड़ रहे हो किसी लड़की के लिए? डैड, अगर वो कोई भी लड़की होती तो मैं मना कर देता, पर यहाँ पर मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं राधिका के लिए एकदम श्योर हूँ। बेटा बुरा मत मानना, पर तुमने यही बात पहली लड़की के लिए भी बोली थी और नतीजा देख लिया ना। नहीं नहीं नहीं, तुम डिप्रेशन से बहुत मुश्किल से बाहर निकले हो। मैं तुम्हें वापस उसमें जाता हुआ नहीं देख सकता। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? पहले की बात और थी, मैं तभी 25 का ही था और इंसान से गलतियां नहीं होती क्या? मैं शुरू से ही कह रहा था कि मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ मानता हूं कि मुझसे एक बार गलती हो गई, पर आप मुझे क्या उसकी सजा जिंदगी भर देते रहेंगे? और क्या गारंटी है कि आपकी पसंद की लड़की के साथ मेरी जिंदगी बहुत आराम से चलेगी? मुझे कैसे पता कि वो और मैं कंपेटेबल है कि नहीं? मान लो अगर नहीं चली तो क्या आप मेरी दूसरी शादी करवाएंगे? ऋषि, तमीज में रहो। देखा जी आपने, ये लड़की ने तो आने से पहले ही इतने झगड़े करवा दिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। पर बाप, नहीं मतलब नहीं, बात यहीं खत्म। अब क्या, जो प्यार इतनी मुश्किल से ऋषि फिर से ढूंढ पाया था, उसके लिए उसके पेरेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया। ऋषि को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने राधिका को कॉल किया। राधिका, तो फिक्र मत करना, शादी तो हमारी होकर रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बस तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ ऋषि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे यहाँ भी माहौल थोड़ा गर्म हो चुका है। मम्मी पापा मुझे दूसरे लड़कों से बात करने के लिए कह रहे हैं, जो मुझे गलत लग रहा है। मैं नहीं करूँगी उनसे बात, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कुछ दिन बाद ऋषि के घर पर। बेटा ऋषि, काम तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, बस। ये ले बेटा, तेरे लिए तेरी फेवरेट डिश बनाई है। थैंक्स माँ, साइड पे रख दो, मैं बाद में ले लूँगा। ऋषि, ऐसे कब तक चलेगा बेटा? छोड़ देना अपनी जिद। माँ, अगर मैं आपसे यही चीज़ बोलूँ तो, कि छोड़ दो ना अपनी जिद। बेटा मैं तो मान जाऊं, पर तेरे पापा नहीं मानेंगे। पर ठीक है, मेरी उस लड़की से फिर से एक बार बात करा दे। सच सच कह रही हो माँ? अभी कॉल लगाता हूँ। बेल बज रही है, अरे उठा ले फोन। रीना अपने बेटे के बदले एक्सप्रेशंस को देखकर चौंक जाती है। जो लड़का इतने दिनों से बुझा बुझा था, वो अब ऐसे कैसे खिल उठा? हेलो, हाँ राधिका, हाँ हाँ आशीर्वाद, हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहते हैं, तो हम सब तुम्हारे घर शुक्रवार के दिन आएंगे। ओके?
और इतना कहते ही ऋषि ने अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया। वो फिर से हंसता हुआ अपने काम में लग गया। वो हफ्ता वो अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाता, बातें करता, उसके लिए सब ठीक हो गया था। और फिर आ जाता है शुक्रवार का दिन राधिका के घर। आइए आइए बहन जी, आइए भाई साहब। आओ बेटा और बहू। ऋषि, आपका भी स्वागत है। आइए बैठिए ना आप सब। अच्छा, तो आप हैं राधिका की मम्मी। नाइस। और ये उसके पापा, भाई और भाभी। बहुत ही प्यारी फैमिली है आपकी। जी, हम सब साथ ही रहते हैं और राधिका हमारे घर में सबसे छोटी है। वो तो सबकी लाडली है इस घर में। रुकिए, मैं ज़रा राधिका को बुला लेती हूँ। बेटा आना तो। इतने में राधिका बाहर आती है। उसे इंडियन ड्रेस पहने देखकर ऋषि का दिल फिर से उस पर आ जाता है और बाकी घर वाले भी उसे देखते रह जाते हैं। सामने आकर उसने रीना और प्रदीप जी के पैर छुए और प्रणाम किया। रीना ने एक हल्की सी मुस्कान दी, पर प्रदीप जी को तो उसमें अपनी बेटी दिख गई, पर वो बोले कुछ नहीं। बस वहीं से बातों का, हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी शाम चला। फिर डिनर के बाद, हाँ जी, तो भाई साहब ऋषि और राधिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ जी, बस आजकल बच्चे खुद ही पसंद कर लेते हैं। हाँ जी, पर अरे बोलिए ना जो बोलने आए हैं। तो बात यह है कि हम एक्चुअली, हाँ जी, ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि लड़की की कुंडली में दोष है। उसका मंगल है, शनि का प्रकोप है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ ना करने आए थे? ऋषि और राधिका के पैरों से जमीन खिसक गई। दोनों किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल कर एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। माँ पापा ऐसा मत करिए प्लीज। आप लोगों ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? भाभी, आपको भी ये बात पता थी क्या? यहाँ सीन क्रिएट मत करो, चलो। और सब उठकर चले जाते हैं। अगले कुछ दिन दोनों घरों में मातम छा जाता है। राधिका तो काम पर भी नहीं जाती, बस कमरे में पड़ी रहती। उसके घर वालों के लाख समझाने पर भी वो किसी से कोई बात नहीं करती। ऋषि के घर, पापा ये आपने ठीक नहीं किया। मुझे माँ ने पहले ही बोला था आपको राधिका पसंद नहीं है, पर ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पसंद नहीं है ये किसने कहा? माँ ने, और भाभी ने भी एक्सेप्ट किया। व्हाट नॉनसेंस बेटा। वो लड़की बहुत अच्छी है और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरे इतना कहने पर भी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, हाथ जोड़कर नमस्ते किया। भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे? इतने में दोनों को किचन से आवाज आती है। बेटा, तूने तो बढ़िया प्लान बनाया था और तेरी बीवी ने भी अच्छा सोचकर प्लान बनाया। और नहीं तो क्या मम्मी, मुझे पता है ऋषि तो सबकी बात मान ही जाता है और वो तो पापा को कभी कुछ पूछेगा भी नहीं, तो इसका ब्लेम हम अपने सर पर क्यों ले? बनने दो पापा को विलन। काम भी हो गया और दोनों को पता भी नहीं चला। हाँ, अब तो मीशा ही बनेगी इस घर की बहू। पापा, तो आप सच कह रहे थे? आपको सच में प्रॉब्लम नहीं थी इस रिश्ते से? हाँ बेटा, शुरुआत में थी, पर एक दिन तुम नीचे गए थे और फ़ोन घर पर छोड़कर गए थे। तभी राधिका का फ़ोन आया था और मैंने उठाया, उसे ये कहने कि वो तुम्हें फ़ोन ना करे। पर उस बच्ची ने मुझसे इतने प्यार से बात की, मेरा हालचाल पूछा, मेरे सर दर्द के लिए एक्सरसाइज बताई। उसे पता था कि मेरे अकाउंट्स टैली नहीं हो रहे थे, तो उसमें मदद की। और मैंने तभी समझ लिया था कि ये लड़की बहुत ही नेक दिल है। बेटा, मैं तो ये सब तेरी माँ के कहने पर कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि उसे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। क्यों ये नहीं बताया था? अरे पापा, ये भाभी ने भड़काया है माँ को। कैसे बोल रही है वो कि उनकी बहन मीशा इस घर की छोटी बहू बनेगी? पापा, मैं उस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। बेटा, तेरा बाप हूं मैं, अब तू आराम से बैठ जा। तेरी शादी तो मैं करवाऊंगा, तू बस देख। अगली सुबह, ए जी सुनिए, मुझे आपसे बात करनी थी। अभी और बात बाकी है रीना जी, आप ज़्यादा ही बोल चुकी हैं। वैसे भी ऋषि की शादी की बात करनी है ना? हाँ जी, देखिए मेरी नज़र में ना एक लड़की है। मेरी भी, पर चलो तुम्हारी पसंद भी देख लेते हैं। शाम को मीशा घर आती है।
टाइट सी छोटी सी ड्रेस पहने, बाल अलग अलग रंगों के, और एक्सेंट में उसकी एंट्री होती है घर में। हाय गाइस, पेरिपोना डैड जी, मॉम जी। बेटी, पेरीपोना झुक कर किया जाता है। अरे रहने दो, पेरीपोना में मेरा रोना निकल जाएगा। दीदी कहाँ हो? अरे मीशा, मैं यहाँ हूँ। अरे मुझे छोड़ो ना, सबके साथ बैठकर बातें कर लो। ओह गॉड, ओके। हाय आंटी, हाय अंकल। हाँ, हाय। अच्छा बेटा बताओ, तुम्हें घर के कोई काम आते हैं क्या? खाना बनाना, सफाई वगैरह? आओ। मेरा मैनिक्योर खराब नहीं हो जाएगा आंटी? नो वे, मैं घर में काम नहीं करती, उसके लिए सर्वेंट्स होंगे ना। हाँ वो तो है हमारे घर में, पर बेटा कभी तो उठ के कुछ देखोगे ना। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो या बहू हो, पर जहाँ रहती हो वहाँ तो सब ठीक है, ये देखना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। देखो आंटी, मैं घर में एक चम्मच नहीं उठाती है कि और बाकी काम जो है वो पहले दीदी देखती थी, अब मेरी मॉम देखती है। आई हेट ऑल दीज जॉब्स। एंड प्लीज़, ये घर क्या लगा रखा है? हाँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो घर देखूंगी। मुझे बस आराम से अपनी ज़िंदगी निकालनी है अपने हस्बैंड के साथ। न नौकरी, न घर का काम, न बच्चे, बस वो और मैं हाथ दिखूंगी अपने पति के लिए, और हम वैकेशंस पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बस चिल लाइफ। बहू, ये है तेरी बहन जिससे तू मेरे ऋषि की शादी करवाना चाहती है? तो अभी इसे बोल मेरे घर से चले जाए। अगर नहीं बोल पाएगी तो तू भी साथ में ही निकल जाना। मुझे ये सब बकवास इस घर में नहीं चाहिए, समझी? जहाँ ऋषि के घर ये सब चल रहा था, वहीं राधिका के यहाँ। क्या करे, हमारे यहाँ लोगों ने ऋषि को देखा है राधिका को घर ड्रॉप करते हुए। अब सब पूछने लगे हैं कि वो लड़का कौन है, कब है शादी। क्या बोलूँ सबको। राधिका, हमने कहा था कि तुम ज़्यादा मत मिलो उस लड़की से। अब देखो। राधिका बेटी, हिम्मत मत हारना, हम सब ढूंढेंगे कोई रास्ता। अब एक ही रास्ता है, राधिका की कहीं और शादी करवा दे। नहीं पापा प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा। मैं नहीं निभा पाऊंगी किसी और के साथ। मैं ऋषि से ही प्यार करती हूँ पापा। मैं जानती हूँ कि कोई बेटी कभी अपने माता पिता के सामने ये सब बातें नहीं कह सकती, पर आप प्लीज़ समझिए, मैं ऋषि से ही प्यार करती हूँ और मैं सच में उसका इंतज़ार करूँगी, चाहे जितने दिन, महीने या साल लग जाए। प्लीज़ पापा। राधिका इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर तभी अंदर एंट्री होती है ऋषि और प्रदीप की, ऋषि के भाई भाभी के साथ। चड्ढा जी, हम आए अंदर? आप आइए। जी, ऋषि की माँ आना चाहती थी पर वो बीमार है तो नहीं आ पाई, पर रुकिए। इतने में वो वीडियो कॉल करते हैं। फ़ोन पर ऋषि की माँ थी। नमस्ते आप सबको, सॉरी मैं नहीं आ पाई। मुझे बस इतना कहना है कि मैं समझ गई मैंने क्या गलती की थी, और देखो आज मुझे ऊपर वाले ने उसकी सज़ा भी दे दी। आज शुगर की वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। किसी की बातों में आकर समाज के बनाए ये जाति और बिरादरी के चक्कर में फंसकर मैं अपने बेटे के लिए हीरे जैसी लड़की को ठुकरा रही थी। बेटा राधिका, मेरा बड़ा बेटा और बहू तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें माफ़ कर दो राधिका, मुझे अपनी साली की शादी करवानी थी ऋषि से, और ये मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर कर रहा था। हाँ राधिका, आई एम सॉरी। मुझे लगा मेरी बहन आएगी तो मेरा रुतबा और बढ़ जाएगा इस घर में, पर नहीं, तुम ही हो वो जो ऋषि के लिए सबसे बेस्ट हो। चड्ढा जी, हम खुद आपके दरवाजे आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने, तो बात पक्की? पूरे घर में हल्ला मच जाता है। राधिका बड़ों के पैर छू के ऋषि को गले से लगाती है और पूछती है, वैसे ये सब हुआ कैसे? वो किसी और दिन के लिए रखते हैं। फिलहाल तो आपका स्वागत है होने वाली मिसेस शाह।